आइए प्लीज। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, हैव अ सीट। Thank you, sir. Please introduce yourself to the board members without revealing your name and place where you belong to. Sir, I have done my matriculation from CBSE board and I have done my graduation from IIT Patna in electrical engineering, and currently I am working as an assistant audit officer in CAG. You are a graduate from IIT, right? जी sir. Why to waste an IIT seat for a monotonous and a regular job? Don't you think कि जो सरकार जो है बहुत सब्सिडी देती है IIT सीट्स पर, सब्सिडाइज्ड एजुकेशन है, तो सर फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव जो भी सरकार की एक्सपेंडिचर है वो उसे एज एन इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा जा सकता है, जिसको कि सर मैं सिविल सर्विसेज में आके अपने डाइवर्स प्रोफाइल में काम करके रिटर्न के तौर पर प्रोवाइड करूँगा। अच्छा ये बताइए कि आपके जो बैचमेट्स वगैरह होंगे वो यूएस में गए होंगे या स्टार्टअप किए होंगे? यस सर। तो उनका सैलरी और पैकेज बहुत ज़्यादा होगा। यस सर। आप ऑलरेडी एक सर्विस में हैं, यस ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज डिपार्टमेंट में है, तो आपको नहीं लगता है कि आप आईआईटी से पढ़े हुए थे, बहुत बढ़िया कुछ स्टार्टअप करते, बहुत अच्छा सैलरी होता है, यहाँ पर सैलरी भी कम है, तो एट द 2 years 3 years डाउन द लाइन बहुत फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेगा? आपको ऐसा नहीं लगता है? सर जो सक्सेस है वो हर एक इंसान के लिए अलग अलग डिफिनेशन है उसका। तो सर जो मटेरियलिटी है वो सर मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। मेरे हिसाब से सर जो फील्ड में कुछ बेनिफिशियल काम किया जा सकता है, जिससे कि जो भी लोगों है उनके लोग के लाइफ का इम्पैक्ट हो सके, कुछ उनका बेटरमेंट हो सके, वो सर मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा गेन है अगेंस्ट मॉनेटरी प्रॉफिट्स। आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट में। यस। क्या होता है कंप्लायंस ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थ्री? सर ये 3 प्रकार के ऑडिट होते हैं। कंप्लायंस ऑडिट में हम लोग चेक करते हैं कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो एज पर द लॉ हुए हैं नहीं। फाइनेंशियल ऑडिट में देखते हैं कि जो भी मॉनेटरी वैल्यू है उसका वो मैच कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या नहीं। और परफॉर्मेंस ऑडिट में देखते हैं कि जो इंटेंडेड पर्पस था किसी स्कीम का या किसी फंड का वो अचीव हुआ है या नहीं। आप किसके ऑफिस से अटैच्ड है? सर हम लोग प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ऑडिट भुवनेश्वर में अटैच्ड है। अच्छा ये बताइए कि जो सीएजी होता है सर वो कहा जाता है कि ही इज द फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड यस ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी। यस सर। हाउ फार डू यू एग्री विद दिस? यस सर, आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट बिकॉज जो सीएजी की रिपोर्ट होती है वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और फिर प्रेसिडेंट उसको ले करती है पार्लियामेंट में, जिसको एग्जामिन करती है पीएससी। जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसके पास जो भी इनपुट्स आता है वो सीएजी का रिपोर्ट होता है, उसमें हमारे फाइंडिंग्स रहते हैं, रिकमेंडेशंस रहते हैं। तो इस तरह सर जो भी पॉलिसी है उसको बेटर करने के लिए पीएससी फिर डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करती है। तो यहाँ पे एक सीएजी का फ्रेंड फिलोसोफर और गाइड वाला रोल रहता है, क्योंकि वही वो रिपोर्ट को बना रही है। अच्छा तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो इस है, तो क्या आपको उससे लगता है कि कुछ इम्पैक्ट हुआ है, जो लूपहोल्स हुआ है उसको कर्व किया गया है? यस सर, डेफिनेटली, क्योंकि पहले बोगस बेनिफिशियरीज के बहुत सारे केसेस आते थे कि किसी और के नाम पे किसी और ने काम किया है लेकिन फंड्स किसी और को दिए जा रहे, ट्रांसफ़र हो रहे हैं। जो भी लोकल लेवल पे करप्शन था उसको काउंटर किया गया है, क्योंकि जो भी और आधार वेरिफिकेशन के बाद से और ये बेहतर हो चुका है। तो आप संतुष्ट हैं डीबीटी से? यस सर। अच्छा ये बताइए, आपका प्लेइंग क्रिकेट हॉबी है, तो बिहार का कोई एक ऐसा प्लेयर का नाम बताइए जो विश्व स्तर पर या राष्ट्र स्तर पर अपने आप में एक हस्ताक्षर है। सर बिफोर बाइफर्गेशन अगर देखा जाए तो वो महेंद्र सिंह धोनी जी है, लेकिन उसके बाद अगर देखें तो अभी वैभव सूर्यवंशी है जो करंट में काफ़ी फेमस है। कहाँ के हैं वैभव सूर्यवंशी? समस्तीपुर से। समस्तीपुर के एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो राजनीति के क्षेत्र में हस्ताक्षर रहे हैं। सॉरी सर, मुझे ये ध्यान में नहीं आ रहा है। तो हाल फिलहाल में भारत रत्न वगैरह मिला है। कर्पूरी ठाकुर का नाम आपने नहीं सुना है? यस सर, सुना है सर। ताजपुर समस्तीपुर में एक जगह है, वहीं के वो रहने वाले थे और वहीं से उनके पुत्र भी एमएलए का इलेक्शन होते थे, जो अभी राज्यसभा मेंबर है, राज्यसभा मेंबर और केंद्रीय मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री। आप इतिहास रखे हैं अपना विषय? यस सर। हिस्ट्री? यस सर। तो हिस्ट्री में कौन सा पोर्शन आपको सबसे अधिक पसंद है? एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न? सर मॉडर्न हिस्ट्री पसंद है। मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में आप कब से कब तक का अवधि काउंट किया जाता है? सर जनरली इसको अराइवल ऑफ पोर्टुगीज 1498 से इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट तक कंसिडर किया जाता है। ठीक है। तो पोर्चुगीज के बाद
कौन सी विदेशी शक्ति भारत आई थी? सर वो फ्रेंच। फ्रेंच आई थी कि डच आए थे? सर पहले डच आई थी, फिर ब्रिटिश, फिर फ्रेंच। पोर्चुगीज कॉलोनीज कहाँ कहाँ भारत की आज़ादी के बाद भी कहाँ कहाँ बचे हुए थे? सर गोवा और पुडुचेरी मुझे ध्यान में आ रहा है सर। पुडुचेरी? यस सर। नहीं, पुडुचेरी नहीं था पोर्चुगीज कॉलोनी, पुडुचेरी फ्रेंच कॉलोनी था। गोवा था, दमन दीव था, और दमन कहाँ है? सर ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में है सर, वहाँ बॉर्डर पे। दीव कहाँ है? सर दीव गुजरात के साउदर्न मोस्ट पार्ट में। तो गोवा को लेके, गोवा कब भारत में मर्ज हुआ? सर एग्जैक्ट ईयर मुझे ध्यान में नहीं मालूम है। तो गोवा को बलपूर्वक अपने में शामिल कराया भारत ने, या वहाँ खुद ही जैसे अंग्रेज छट चले गए उसी तरह से वो लोग भी चले गए पोर्चुगीज? सर पोर्टुगीज जो सबसे पहले आए थे उन्होंने सबसे लास्ट में भारत को छोड़ा है। तो सर वहाँ उन बलपूर्वक सर उसको कब्जा नहीं किया गया था, वो लोग छोड़े थे, उसके बाद यहाँ पे एसिमिलेट। नहीं, आपको नहीं पता है। 1961 में मिलिट्री एक्शन हुआ वहाँ पर, पोर्चुगल तैयार नहीं था। तीन दिन लड़ाई हुई और उसके बाद पोर्चुगीज फौज ने आत्मसमर्पण कर दिया। यूनाइटेड नेशंस ले गए थे लोग। पुर्तगाल उस समय नाटो का सदस्य था, काफ़ी वहाँ पर हमला हुआ, लेकिन तब तक तो ऑलरेडी हम लोग शामिल करा चुके थे। बलपूर्वक ये सब इतिहास का इम्पोर्टेंट, आप हिस्ट्री रखे हुए इसीलिए पूछ रहे हैं इसके। पुडुचेरी पौंडीचेरी भी आप बोले, फ्रेंच कॉलोनी था, लेकिन वहाँ बलपूर्वक नहीं किया गया, शिक्षा से बातचीत से हो। पौंडीचेरी के अलावा पौंडीचेरी में और क्या महत्वपूर्ण कोई और चीज याद आता है पौंडीचेरी से जुड़ा हुआ, जिनका कि हम लोगों के फ्रीडम मूवमेंट से भी संबंध रहा है? कोई व्यक्ति? सॉरी सर मुझे ये ध्यान नहीं। श्री अरविंदो का नाम सुने? यस सर, आश्रम था उनका। हाँ, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फ्रीडम मूवमेंट में भी उनकी भागीदारी थी, प्लस स्पिरिचुअलिज्म में वो बाद में चले गए, तो उसमें भी उनकी पहचान है। उसके अलावा और कोई जगह था भारत में जहाँ पर फ्रेंच जहाँ कॉलोनाइज किए हुए थे? हम आपको हिंट देते हैं, पश्चिम बंगाल में कोई जगह था सर। आई कैन गेस वो चिंसुड़ा था सर। हैं? चिंसुड़ा एक, सॉरी, चंदन नगर एक जगह है। यस सर। तो वो भी था। एनीवे, तो ये सब चीज़ थोड़ा सा आप ब्रशअप कर लीजिए। जो मतलब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है ना, वो केवल उसी समय की बात नहीं, बाद में जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया और जो जो घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद हमको ये बताइए, जूनागढ़ का क्या विवाद था? कुछ है आपको आइडिया, पता है? सर वो एग्जैक्ट मुझे ध्यान में नहीं है, बट वो भी एक प्रिंसली स्टेट्स था जो कि इनिशियली पाकिस्तान की तरफ अलाइन था, बट अल्टीमेटली वो इंडिया में एसिमिलेट हुआ था। अच्छा, तो क्या वहाँ पर कोई प्लेबिसाइट वगैरह कराया गया था? सर प्लेबिसाइट शायद कराया गया था। कराया गया था। ठीक है, तो लोगों ने भारत में ही शामिल होने का पक्ष किया था। यस सर। ठीक है। आपने बताया कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना ज़्यादा पसंद है। यस। तो क्या मैं ये आप पे आरोप लगा सकता हूँ कि आप एंटी बिहारी है सेंटिमेंट को गैदर करते हैं, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री के बाद तो बिहार की वैसी दुर्गति हुई है, तो क्या वजह है कि एंशिएंट हिस्ट्री आप ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रहे हैं?
सर सब्जेक्ट का प्रेफरेंस बिहार की इमेज को कहीं ऐसा क्षति नहीं पहुंचाता है, ये एक पर्सनल चॉइस है। दोनों ही हिस्ट्री में दोनों ही मतलब बिहार का इम्पोर्टेंस हर एक समय में अपना अलग रहा है, बट एज पर जो भी पसंद है उसके हिसाब से बस मॉडर्न हिस्ट्री पसंद है पढ़ना। ठीक है, तो एंशिएंट काल के बाद ऐसा क्या हुआ कि बिहार की दुर्गति ज़्यादा होती गई? जो स्वर्णिम अध्याय था बिहार का, वो एंशिएंट के बाद ऐसा क्या हुआ मिडिवल के ट्रांजिशन फेज में या मॉडर्न में या अभी कंटेम्प्रेरी समय में जो बिहार की दुर्गति होती गई? एंशिएंट से मिडिवल के फेज में जो इस्लामिक इन्वेजन्स हुए वहाँ पे बिहार का डिस्ट्रक्शन हुआ था काफ़ी जगहों पे। इस वजह से बिहार का इमेज काफ़ी डाउन हुआ था और बिहार के रूलर्स एक फ्रेगमेंटेड पॉलिटिक्स में उलझे हुए थे। छोटी छोटी डायनेस्टीज़ थी जो कि पहले नहीं हुआ करती थी। पहले एक सेंट्रलाइज फ्रेमवर्क था जिसमें कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन भी किया हुआ था कुछ हद तक। फिर उसके बाद जो मिडिवल से मॉडर्न की तरफ आए तो ये बंगाल का ही पार्ट माना गया था जिसमें कि पोर्ट्स का एक्सेस नहीं था, जिस वजह से डेवलपमेंट थोड़ा स्लो था। ठीक है सर, जब पूछ रहे थे तो आपने कहा कि मुझे मटेरियलिस्टिक चीज़ों का शौक नहीं है, मैं चाहता हूँ कि समाज के लिए कुछ करूँ। अगर मैं ये बोलूँ कि हमारे बिहार के समाज के लिए सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन अभी कोई कर सकता है तो वो एक एंटरप्रेन्योर कर सकता है। यस, क्योंकि वो कई सारे जॉब जनरेट कर सकता है जो बिहार में भी नहीं। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? जी सर, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। एंटरप्रेन्योर के पास वो अपॉर्चुनिटी होती है कि वो कुछ ऐसा इस्टेब्लिश करे जिसमें कि काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। बट मेरे नज़र में मुझे एक ऐसा सेटअप चाहिए जिसमें जो वेल इंस्टीट्यूशनलाइज हो, जहाँ पे मैं वहाँ पे एक उसका पार्ट बन के कंट्रीब्यूट कर सकूँ। तो आपके जैसे मेधावी छात्र को जो आईटी से पढ़े हैं आप एंटरप्रेन्योर भी नहीं बन जाते हैं, बिहार के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा? सर वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है जिसका इम्पैक्ट कोई सर्टेन नहीं है कि वो पॉजिटिव ही आएगा या फिर वो हो सकता है फेलियर की तरफ भी चला जाए। बट एज ए जो इंस्टीट्यूशन डेवलप है गवर्नमेंट में, उसमें चांसेस इस चीज़ के बेहतर है कि आप अगर कुछ अच्छा करें तो उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर ज़्यादा जल्दी पहुँचेगा। ज़्यादा जल्दी पहुँचेगा। ठीक है, आप अभी जिस संस्था में कार्यरत हैं, क्या आप ये सुनिश्चित कह सकते हैं या वाकई पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि वहाँ सादा कार्य ईमानदारी से हो रहा है? जी सर, बिल्कुल। तो फिर राफेल के मुद्दे में रिडक्शन ऑफ प्राइस वाला क्या इशू था? क्यों वाइटनर लगा करके प्राइस को ढक दिया गया था? सर हम लोगों का काम इस चीज़ को वेरीफाई करना है कि वो जो भी अमाउंट लिखा हुआ है वो सही है या नहीं। जो ये करेक्शन है या फिर जो मिस अप्रोप्रिएशन है वो हम लोग नहीं देख सकते हैं, वो हम लोग बस रिकमेंड कर सकते हैं, वो डिपार्टमेंट देखेगी सर। ठीक है, आप जब बात करते हैं कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है तो क्या आप अपनी प्रायोरिटी में समाज के किसी विशेष तबके को पहले प्रायोरिटी देना चाहेंगे? सर अगर ऐसा कुछ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है किसी पर्टिकुलर सेक्शन को, जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उसको प्रायोरिटाइज किया जा सकता है शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में पूरे सोसाइटी को एज ए होल देखना होगा जिसमें कि सब लोगों को बेनिफिट इक्वली मिले। हमारे यहाँ जो डिस्कॉम है उसके लॉसेस का कारण क्या है? सर इसके कई कारण हैं, उसमें से एक प्रमुख कारण AT&C लॉसेस हैं जो टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस होता है। उस वजह से सर बिहार में काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी का लॉस है। उदय स्कीम के बारे में कुछ जानकारी? जी सर, ये इसमें सर इलेक्ट्रिसिटी का अनइंटरप्टेड सप्लाई के लिए सर ये स्कीम है। अभी भी बिजली के उत्पादन में हमारा देश ज़्यादातर ट्रेडिशनल मेथड पे ही क्यों निर्भर है? क्यों हम अभी भी कोल से ही ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं? सर इसका एक हम लोगों का देश सर मेनली जो भी हमारे पास रिजर्व है वो कोल के रिजर्व ज़्यादा रहे हैं, जिस वजह से जो हिस्टोरिक हमारा इंडस्ट्रियल जो हमारा सेक्टर था उसका ट्रांजिशन लेट से हुआ है, जिस वजह से जब डेवलपिंग कंट्रीज आगे बढ़ गई है तो हम लोग सर कोल वाले थर्मल पावर प्लांट्स पे आए हैं। लेकिन अभी सर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह के ऊपर काम चल रहा है जो कि जल्दी सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने के नाते आप ये बताइए कि 125 यूनिट फ्री बिजली देना ये किस हद तक जायज़ है? सर इसके दोनों प्रोज एंड कॉन्स हैं। सर जो पुअर फार्मर्स है या पुअर पीपल है, जिनको जो पीजेंट्स वगैरह है, उनके लिए एक सब्सिडी के तौर पे है जो कि वो इसका यूज़ कर सकते हैं इरिगेशन वगैरह में। लेकिन अल्टीमेटली ये एक्सचेकर बर्डन है स्टेट एक्सचेकर पे, जिसको लोगों के टैक्सेस से पे किया जाएगा। तो क्या इससे बेहतर ये नहीं हुआ कि हम UBI का कॉन्सेप्ट लेते हैं? सर यूनिवर्सल बेसिक इनकम में जो बेसिक इनकम प्रोवाइड किया जाता है हर एक मतलब जो बेसिक कमोडिटीज़ है उसके लिए इनकम प्रोवाइड किया जाता है, तो सर वो भी एक तरह का सब्सिडी है या जो कि उसमें लीकेजेस के चांसेस रहते हैं। जो भी फंड्स है उसको इंटरनल पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है या नहीं, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करेगा। मुझे कुछ 3 ऐसे चीज़ बता दीजिए जो आप बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस में इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे यदि आपको ऐसा मौका मिला
कि कुछ 3 चीज़ों को बदल दे ताकि ये जो लैंड से जुड़े हुए जितने भी बिहार के मुद्दे हैं वो निपट जाए या कुछ हद तक बेहतर हो जाए, उसमें आप क्या कर सकते हैं कुछ नहीं? सर इसमें जो डिजिटाइजेशन का काम ऑलरेडी हो रहा है उसको मैं सर बिल्कुल सपोर्ट करूंगा कि वो और जल्दी से जल्दी हो सके। जो लैंड ओनरशिप का डिस्प्यूट्स है उसको कम करने के लिए जितने भी सराउंडिंग्स रहते हैं लैंड के उसको अच्छे से रिकॉर्ड करना होगा। और दूसरा जो भी अकाउंटेबिलिटी है, जो भी ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए लोग अप्लाई करते हैं उसके अकाउंटेबिलिटी के लिए हम लोग एक बेहतर पोर्टल, बेहतर सिस्टम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि किस स्टेज पे वो पेंडिंग है। एक मिनट, आप खगड़िया जिला के रहने वाले हैं। यस सर। खगड़िया में टोडरमल का रेवेन्यू सिस्टम ठीक तरह से लागू नहीं हो पाया। यस सर। तो जिस इलाके में नहीं लागू हो पाया उस इलाके को क्या कहा जाता है? सर जब टोडरमल जी को ये काम दिया गया था कि रेवेन्यू एसेस किया जाए, तो सर जब वो खगड़िया के आसपास पहुंचे थे तो खगड़िया 5 रिवर्स से घिरा हुआ है जिसकी टोपोग्राफी काफ़ी मुश्किल है, तो इस वजह से उनको एसेस करने में दिक्कत हुआ था। तो उन्होंने इसका नाम फड़किया रखा, इसका मतलब हुआ कि इस जगह ने फड़क किया है वहाँ की जगह से, तो इसलिए इसको फड़किया भी कहा जाता है। 5 रिवर कौन कौन है जो खगड़िया जिला से होके गुजरते हैं? सर पहला गंगा, बूढ़ी गंडक, कमला, बागमती और कोसी। कोसी, बूढ़ी गंडक भी तो है। हाँ सर, बूढ़ी गंडक। अच्छा, ठीक ठीक, बैठिए।